कवियों के परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के श्रृंखला में आज के इस वीडियो के विषय हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे 10th और 12th के लिए इसको सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, और जो कैंडिडेट्स या अभ्यर्थी अपने नेट एग्ज़ाम या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए सुन रहे हैं तो उनके भी नोट्स यहाँ से बहुत बेहतर बन जाएंगे। तो सभी लोग पेंसिल या पेन लेकर के बैठें और अपने जो मुख्य पॉइंट हैं उनको नोट करते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। शुरू करते हैं आज की श्रृंखला की वीडियो अज्ञेय जी पर। अज्ञेय जी का जन्म मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। ये पंजाब के करतारपुर, जालंधर जिसे कहा जाता है, जालंधर नगर के अंतर्गत आता है, के निवासी और वत्स गोत्रीय सारस्वत ब्राह्मण थे। जातिवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर वत्स गोत्र का होने के कारण वात्स्यायन कहलाए। अज्ञेय जी का बचपन अपने पिता के साथ वन और पर्वतों में बिखरे पुरातत्व अवशेषों के मध्य तथा कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ। माता और भाइयों से अलग रहने के कारण इनका जीवन और व्यक्तित्व कुछ विशेष प्रकार का अंतर्मुखी और आत्म केंद्रित हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुराने ढंग से अष्टाध्यायी रटकर संस्कृत में हुई। इसके बाद इन्होंने फारसी और अंग्रेजी सीखी और स्कूल की शिक्षा मद्रास और लाहौर से प्राप्त की। बीएससी करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत का स्वाध्याय से ही गहन अध्ययन किया। एमए अंग्रेजी में किया और उसके अंतिम वर्ष की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हो गए। 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद भी रहना पड़ा। मेरठ के किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। ये कुछ वर्ष तक आकाशवाणी में रहे और सन 1943 से 46 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर सीमांत पर सैनिक के रूप में सेना में भी रहे। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। सन 1955 ईस्वी में ये यूनेस्को के वृत्ति पर यूरोप गए। अपनी घुमक्कड़ प्रकृति के कारण अनेक बार इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की हैं। ये कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्राध्यापक भी रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य और भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक पद पर इन्होंने कार्य किया तथा समाचार, साप्ताहिक दिनमान और नया प्रतीक पत्रों का संपादन भी किया। साहित्य के अतिरिक्त इन्हें चित्रकला, मृत्तिका शिल्प, बढ़ईगिरी, फोटोग्राफी, बागवानी, पर्वतारोहण आदि में भी रुचि थी। हिंदी साहित्य की इस महान विभूति का स्वर्गवास 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया। मरणोपरांत इन्हें इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञेय जी ने जब लिखना आरंभ किया तब हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी आंदोलन जोरों पर था। कविता छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर अपनी अंतर्मुखी प्रवृत्ति को छोड़कर बाहरी जगत की ओर ध्यान देने लगी थी। इस प्रगतिवादी काव्य का ही एक रूप प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के रूप में प्रतिफलित हुआ। इसका प्रवर्तन तार सप्तक के द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया। इस काव्य संकलन में 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हुईं। तार सप्तक की भूमिका इस नए आंदोलन का घोषणा पत्र साबित हुई। अज्ञेय जी ने साहित्य के गद्य और पद्य दोनों ही पक्षों पर अपना लेखन कार्य किया है। ये कहानीकार, उपन्यासकार, कविता लेखक, निबंधकार, आलोचक आदि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रकट हुए। जैसा इनका जीवन वैविध्यपूर्ण है वैसा ही इनका रचना साहित्य भी। इनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं। भग्नदूत जो इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए थे और अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहरे शैवाल, रूपांबरा, पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे,
नदी की बाँक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि बहुत सारी रचनाएं इनकी जो प्रकाशित हुई। प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स नाम से इनकी अंग्रेजी भाषा में रचित एक अन्य काव्यकृति भी प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध, समीक्षा, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विविध गद्य विधाओं में अपनी उच्च कोटि की रचनाएं प्रदान की हैं। सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, लिख कागज कोरे इनके वैयक्तिक या आत्मपरक निबंध संग्रह हैं। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु तथा सप्तकों की भूमिकाएं इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इनके प्रसिद्ध उपन्यास और उत्तर प्रदर्शी इनके द्वारा रचित नाटक हैं। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली इनके द्वारा रचित यात्रा साहित्य हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी एवं जयदोल इनकी कहानियों के संग्रह हैं। आगे जी ने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति, समृद्ध कल्पना शक्ति और सहज तथा संकेतमयी अभिव्यंजना के द्वारा परिचित भावनाओं के नूतन और अनछुए रूप को उजागर किया। परंपरागत घिसी पिटी राजनीति, सुधार और शांति के दोहराए गए नारों के स्थान पर इन्होंने मानवीय और प्राकृतिक जगत के स्पंदनों को बोलचाल की भाषा में तथा वार्तालाप एवं स्वगत शैली में व्यक्त किया। इन्होंने परंपरागत अलंकारिकता और लाक्षणिकता के आतंक से काव्य शिल्प को मुक्त कर नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन किया। निजी अनुभूति को अपने बनाए हुए शिल्प के माध्यम से व्यक्त करने का जैसा प्रयत्न आगे जी ने किया, वह सहज ही विवाद का कारण बन गया और काव्य क्षेत्र में इनके स्थापित हो जाने के बाद भी मतभेदों से मुक्त नहीं हो सका है। मानव नियति और प्राकृतिक सौंदर्य के घिसे पिटे वक्तव्यों और मढ़ी मढ़ाई शैली से हटकर आगे जी ने अपने अंतर्निहित भावों को वाड़ी देकर बड़े साहस का काम किया। इन्होंने समष्टि को महत्वपूर्ण तो अवश्य माना, किंतु साथ ही व्यक्ति की निजता या महत्ता को भी अखंडित रखा है। व्यक्ति के मन की गरिमा को इन्होंने फिर से स्थापित किया और विकास को अनदेखा करने से जो गंभीर संकट उपस्थित होता जा रहा था उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। आगे जी के बहुमुखी और प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। इनका विचार है कि बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके अंतःकरण का विकास और समृद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। असंस्कृत या अविकसित मानव का व्यक्तित्व भौतिक संपन्नता से युक्त होने पर भी अपने तथा समाज के लिए समस्या ही बना रहता है। यही कारण है कि आगे जी निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते रहे हैं। आगे जी को भाषा पर असाधारण अधिकार प्राप्त है। इनके काव्यों में भाषा के 3 रूप दृष्टिगोचर होते हैं। पहला संस्कृत की परिनिष्ठित शब्दावली का है, दूसरा ग्राम्य और देशज शब्दों का और तीसरा बोलचाल और व्यवहारिक भाषा का। इन्होंने स्थानीय शब्दों के प्रयोग भी किए हैं जो किसी अंचल विशेष से प्रचलित हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में विविध काव्य शैलियों को स्थान दिया है। छायावादी लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, प्रयोगवादी स्पष्ट शैली, व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, बिंबात्मक शैली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। आगे जी प्रतीक एवं बिंब योजना बहुत ही सुगठित तरीके से करते हैं। अपनी सहज कल्पना से इन्होंने बड़े सजीव एवं हृदयहारी बिंब प्रस्तुत किए हैं। सार्थक प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। आपकी रचनाओं में प्रयुक्त प्रतीक भाव प्रेरित और सरल हैं तथा बिंबों में संश्लिष्टता तथा सघनता है। आगे जी का सर्वाधिक प्रिय अलंकार उपमा है। उपमा के भेदोपभेदों के प्रयोग द्वारा इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को बहुत सशक्त बनाया है। इसके अतिरिक्त इनके काव्यों में रूपक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के सार्थक अर्थात नवीन प्रयोग भी मिलते हैं। इनकी उपमान योजना की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने सर्वथा नवीन और दैनिक जीवन के उपमानों को ग्रहण किया है। इन्होंने मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विशेषण विपर्य आदि
नवीन अलंकारों के भी पर्याप्त प्रयोग किए हैं। इनकी काव्य रचना का संसार इतना विशाल है कि इसमें प्रायः सभी रसों के प्रयोग दृष्टिगत हो जाते हैं। आज्ञे जी ने अपनी रचनाओं में पहले तो परंपरागत मात्रिक छंद जो हैं गीतिका, बरवय, हरिगीतिका, रोला, वीर आदि का वर्णन किया है। बाद में वर्णिक छंद मालिनी, शिखरड़ी, मंदाक्रांता में भी रचनाएं की हैं और निराला के बाद छंदों के क्षेत्र में सर्वाधिक नूतन प्रयोग करने वाला भी इन्हें कहा गया है। इन्होंने मुक्त छंदों का खुलकर प्रयोग किया है, जिनमें लय और तुक वाले तथा लय और तुक से रहित दोनों प्रकार के छंद आते हैं। आज्ञे के अतुकांत छंदों में सजग शब्द प्रयोग भाव विचार की गहराई को खोलते हुए से लगते हैं। गंभीर प्रकृति का शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक ही इनके काव्य को ग्रहण कर पाता है। आज्ञे निरंतर चिंतन और मनन के कवि रहे हैं। बाह्य जगत से उद्बुद्ध भावों एवं विचारों को ये मानों में रचने पचने देते हैं और अपने व्यक्तित्व का सहज अंश बन जाने पर ही उसे अभिव्यक्ति देते हैं। इन्होंने लोकगीतों की लयों पर भी अपनी कविताएं लिखी हैं। आज्ञे जी के विषय में ये निसंकोच कहा जा सकता है कि इन्होंने हिंदी कविता का नव संस्कार किया। प्रत्यक्ष का यथावत चित्रण करने वाले ये सर्वप्रथम साहित्यकार थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में इनकी प्रतिभा साहित्य के क्षेत्र में सदैव मंडित होती रहेगी। आधुनिक हिंदी कविता में आज्ञे जी निश्चय ही उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनकी एक पंक्ति है, मैंने आहुति बनकर देखा, जो पूर्वा रचना से ली गई है। मैंने आहुति बनकर देखा, इसकी 4 पंक्तियां मैं जरूर लूँगी यहाँ पर। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैंने आहुति बनकर देखा, जो रचना पूर्वा से ली गई है। इसके बाद एक रचना इनकी है सुनहरे सैवाल से, हिरोशिमा शीर्षक से, कि एक दिन सहसा सूरज निकला और क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। छायाएं मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वो सूरज नहीं उगा था पूरब में, वो बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हूँ। दशों दिशा में कुछ छड़का वो उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। ये हिरोशिमा में जो परमाणु बम का हमला किया गया था उस पर लिखा गया है, ये पंक्ति उस पर लिखी गई है और बहुत ही दिल को छू लेने वाली पंक्ति है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो इसको ज़रूर पढ़ लें। बहुत ही ज़्यादा जो है छू लेने वाली, और बल्कि भाव विभोर भी हो जाएंगे, आंसू भी निकल आते हैं इतना। जब भी इसका गहन अर्थ समझेंगे इन पंक्तियों का, पूरी कविता पढ़ने वाली है, इसको ज़रूर पढ़ें। तो सभी लोगों से मैं विदा चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि के साथ। और आप लोग अपना ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। ऐसे ही मेरे चैनल पर आप लोगों को जो भी सुझाव देने हैं कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जो भी कुछ अच्छा लगा उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ऐसे ही समस्त को तो कहना थोड़ा अधिक होगा, जो भी 10th और 12th के सिलेबस में कवि हैं उन सभी को ऐसे ही जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के रूप में मैं प्रस्तुत करती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।